अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जीके के कुछ प्रश्न को देखेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंस है और लगभग मैं आपको 25 जीके आपको याद कराऊंगा और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जीके का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले भी ढेर सारी क्लासेस गुजर चुकी हैं। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें, आपको मिल जाएगा सारा लिंक। ठीक है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने क्लास नहीं लिया है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8226928812। इस नंबर को आप मैसेज करेंगे तो आपको भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। बाकी बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेली क्लासेस होती हैं और अभी तो टाइम टेबल भी बना दिया गया है। लास्ट में इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हफ्ते में कितने दिन सहायक उर्दू अनुवादक की क्लासेस चलेंगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में है कि युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा लागू की गई है। युवा सहकार योजना जो है, इस योजना के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो युवा सहकार योजना क्या चीज़ है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा जो है लागू की गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो इसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं NABARD के द्वारा, या फिर कृषि मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी में है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SIDBI कहते हैं, या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NCDC के द्वारा। तो युवा सहकार योजना जो है किस संगठन के द्वारा लगाया गया था, आप कमेंट करें। एक बात और बताना चाहूंगा कि क्लास करने के दौरान में, जैसे कि ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा लागू किया गया था, तो अगर इसका आंसर पता है तो फौरन आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको आइडिया भी लगेगा कि भाई आपको प्रश्न आ रहे हैं और कितने आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NCDC के द्वारा जो है युवा सहकार योजना जो है संगठन लागू किया गया था। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये जो नोट्स आपको दिया गया है इसको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा है इनको पूरा आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि जो सहकारिता जो है, ये जो सवाल है कि युवा सहकार योजना जो है किस संगठन द्वारा लागू किया गया था, इसके बारे में जो है यहाँ पर पूरी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। खैर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। बाकी यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, आप इसे पढ़ें और वीडियो को बंद कर दें। बंद करने के बाद आराम से इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए पढ़ लिए, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुपर टाइफून मैनयी ने किस देश को प्रभावित किया है। हाल ही में सुपर टाइफून मैनयी ने किस देश को प्रभावित किया है। वियतनाम, या फिर सिंगापुर, या फिर आपका फिलीपींस, या फिर आपका मलेशिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस। ठीक है। ये जो हाल ही में जो सुपर टाइफून मैनयी ने किस देश को प्रभावित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए इसको आप फिर से पढ़ लेंगे कि टाइफून मैनयी ने एक महीने में उत्तरी फिलीपींस को प्रभावित करने वाले 6 बड़े तूफानों में से एक था। इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लिया आपने। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है कि मैथ्यू वेड, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से सम्मानित है। जैसे आपको पता होगा कि मैथ्यू वेड जो है ये हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है ना घोषणा की थी, तो ये किस देश से सम्मानित है। जो मैथ्यू वेड हैं ये श्रीलंका से, इंग्लैंड से, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया से, या फिर दक्षिण अफ्रीका के। तो आप में से जो फ्रेंड्स क्रिकेट से जो ज़्यादा लगाव रखते हैं उनको तो ये जवाब पता है, कमेंट कीजिए फौरन अगर आपको पता है तो मैथ्यू वेड जो है जिन्होंने हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो आपका, और इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए
अब आइए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऐसा बढ़ने से पहले ये जो इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके बारे में आप लोग ये नोट पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैथ्यू वेड ने 13 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 225 मैच खेले हैं, जिन्होंने 3 T20 विश्व कप में भाग लिया है और 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ है ना सेमीफाइनल में यादगार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसका पहला T20 खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ में ज्यादा आएगा है ना कि आखिर जो है मैथ्यू वेड क्या है, कौन है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी हो, छोटी बड़ी हर एक चीज की जानकारी हो। अगला है कि बाली पदयामी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बाली पदयामी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, कर्नाटक, झारखंड या फिर इसका ऑप्शन अगला है कि महाराष्ट्र। तो देखिएगा कि बाली पदयामी त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक। इसके बारे में यहाँ पर और भी दिया है विशेष रूप से, यहाँ पर और मतलब कि दिया हुआ। मैं वीडियो को भी आप लोग जो है ना सवाल हल करने के बाद में इनको आप नोट को जरूर पढ़ेंगे, आपको ज्यादा जानकारी होगी। मैं जैसे अभी आप क्लास अभी कर रहे हैं तो क्लास को बंद कर दें, उसके बाद इसको पहले पूरा पढ़ लें, फिर क्लास को चालू करें, है ना, फ्यूज कर दें उसको। चलिए तो यहाँ पर पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कर्नाटक आज है ना बाली पदयामी त्योहार मनाता है, जो दीपावली के चौथे दिन को दर्शाता है। यह त्योहार आसुर राजा बाली चक्रवर्ती को सम्मान करता है। तो ये सब चीजें आप इसको पढ़ेंगे, आप इसके बारे में ये जो त्योहार है इनके बारे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की और रुख करते हैं। देखिएगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कर्म योगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा कलर करने के लिए मिस्टेक हो गया, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यहाँ तक सवाल है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कर्म योगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या था कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार, या फिर उसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, या फिर सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना, या फिर उसका मतलब था कि रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना। तो हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटित कर्मयोगी सप्ताह जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना, यह उनका असल मकसद था। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट यहाँ पर दिया गया है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय ये क्या है ये लर्निंग है ना वीक का उद्घाटन किया। इस पहले मतलब आप इसको पढ़िएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम पढ़ के सुनाएंगे आपको हर एक चीज आपको समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है। बाकी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो वीडियो को बंद कर दें, पहले पढ़ लें, फिर नेक्स्ट सवाल देखिए आप। ठीक है, इश्यू नहीं है। चलिए क्वेश्चन वाला है कि किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना ABS शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य है ना योजना जो है जिसे आप कह सकते हैं ABS शुरू की थी? तो राजस्थान, या फिर आपका गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक। तो यहाँ हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना जैसे ABS शुरू की थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगर आप लोग ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे कि अन्न भाग्य योजना जो है ना कर्नाटक में शुरू की गई एक नकद हस्तांतरण पहल है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए इसको जो है आप पढ़ लेंगे ध्यान से। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन के हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? कृष्णा वंश, या फिर चंदेला वंश, या फिर मराठा वंश, या फिर नंद वंश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित रखती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चंदेला वंश। क्या हो जाएगा?
चंदेला वंश, इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंध रखती थी? तो चंदेला वंश से संबंध रखती थी वो। अगला, इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये आप पूरा पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने गौंड रानी दुर्गावती के लिए है ना, हर एक चीज इसको पढ़ लेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो को बंद करें और इसको पढ़ें, फिर वीडियो को चलाएं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से पढ़िएगा, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है? किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है? आपके सभी ऑप्शन हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS, या फिर आपका है ना कृषि मंत्रालय। तो किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है? तो संगठन का नाम है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS जिसे कह सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर आप ये उसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस जो है इसकी राजधानी क्या है? चलिए बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फ्रांस की राजधानी, चलिए बताइए फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत आसान प्रश्न है, चलिए आप जानते होंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आसान आसान प्रश्न में लेके आ गया हूँ। चलिए बोलिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया बताइए? जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कमेंट सही किया आपने, क्या है? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी। देखिए एक प्रश्न में कल की क्लास में यानी कि GK जब क्लास दूसरी चली थी उससे मैं बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, मैं बता रखा है। आप अगर देखें कल की क्लास तो आप फौरन इसका जवाब आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए नील नदी, मैंने बताया था ना, भारत की गंगा हो जाएगा और जो है दुनिया का हो जाएगा नील नदी। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर अगर महाद्वीप की बात करें कि पृथ्वी पर जो है दुनिया में पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। अगला सवाल आपके सामने में कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अटलांटिक को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? अटलांटिक को जो है पार करने वाली महिला का नाम क्या है? तो अमेलिया एयरहार्ट। क्या हो जाएगा? अमेलिया एयरहार्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में मनाता है? ये जो है जी क्लास दूसरा में की जे क्लास 1 में, दोनों में से किसी एक में ये पढ़ा चुका हूँ मैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जाहिर सी बात है जापान को ना। ठीक है, वहां पर जो है ना, वहां अगर जाएंगे आप देखेंगे जो सूरज जब उगते हैं तो उस समय का दृश्य बहुत ही मतलब कि रोचक रहता है। ठीक है, आप जाएंगे कभी तो जरूर इस नज़ारा से आप फायदा उठाएंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पृथ्वी पर अगर महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा पृथ्वी पर? तो हो जाए प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, महासागर की बात करें तो। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राज्य, ये भी आपके प्रश्न गुजर चुके हैं, बताइए। तो जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला आपके सामने में कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक वो है? ये सब रिवाइजिंग हो रहा है सब पिछला, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। मोनालिसा को कितने चित्रित किया? मोनालिसा को किसने चित्रित किया? तो मोनालिसा को चित्रित करने वाले कौन थे भाई? चलिए बताइए, फौरन बताइए, मोनालिसा को चित्रित करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, चलिए
अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो इसका हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी प्रश्न गुजर चुका है। यानी प्रकाश पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का जो है, दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। इसका जो है सही हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश महान दीवार के लिए प्रसिद्ध है? महान दीवार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन। चीन जो है महान दीवार के रूप में प्रसिद्ध है, जनाता है। तो आज के इस क्लास में हमने आपको 23 क्वेश्चन सोचा कि 25 क्वेश्चन होगा, शायद कि 2 क्वेश्चन से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएंगे। इसके लिए जो नंबर है 8822692882, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बाकी क्लास का टाइम टेबल समझ जाइए कि फ्राइडे के रोज़ क्लासेस होंगी 9 बजे, डेली को 9 PM को रात को जो है कि क्लासेस होती हैं। तो फ्राइडे के रोज़ ओपन रहेगा, सैटरडे के रोज़ ओपन रहेगा, मंडे के रोज़ ओपन रहेगा। 3 दिन, हफ्ता में 3 दिन क्लासेस होंगी। और बाकी जो है आपका हो गया संडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सभी आपकी क्लास बंद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब सहायक उर्दू अनुवादक का जब फॉर्म आ जाएगा ना, उसमें रोजाना क्लासेस होंगी। अभी तो जब तक फॉर्म नहीं आएंगे तो हफ्ता में 3 दिन आप लोग क्लास कीजिए, और जब इसके फॉर्म आ जाएंगे तो हम लोग रोजाना क्लासेस करेंगे। हो सकता है दिन में 2 बार भी क्लास हो जाए, शाम सुबह हो जाए। ठीक है, वो टाइम आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर्म आने के बाद। फिलहाल आप लोग जो है जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ उसी अनुसार में चलें। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है कि सर अभी 7वां हफ्ता पढ़ा रहे थे, अभी सिर्फ 3 दिन कर दिए हैं। इससे इशू डरने की बात नहीं है, आप पढ़ते रहें। जैसा जैसा जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, आप लोग जो तैयारी करेंगे किसी एक टीचर की निगरानी में करेंगे। तो मेरे अंडर में जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो मुझ पर भरोसा रखते हैं। तो अगर मुझ पर भरोसा रखेंगे तो क्या मैं उनको मायूस करूंगा? इंशाल्लाह कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप लोग बेफिक्र हो जाएं, भरोसा करें। आपकी जो सहायक उर्दू अनुवादक को पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इंशाल्लाह आप लोग सभी कामयाब होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।